तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का दूसरा फेज और भी भयंकर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, वो ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका अब दोगुनी ताकत से हमले कर रहा है। बीती रात सिर्फ 5 घंटों में अमेरिकी फाइटर्स और मिसाइलों ने ईरान के 6 शहरों पर ऐसा कहर बरपाया कि धमाकों से ईरान की धरती हिल गई। इसके बाद अमेरिका ने फिर चेतावनी दी कि ये हमले आने वाले दिनों में और तेज होंगे। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी फोर्स का कंट्रोल होगा और दुनिया भर से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से वसूली की जाएगी, यानी टैक्स चुकाना होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना सिर्फ बहाना था? युद्ध का असल खेल हॉर्मुज और तेल सप्लाई पर कंट्रोल कर दुनिया को ट्रंप की उंगलियों पर घुमाना था। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करने और बाकी देशों पर इस रास्ते से गुजरने के लिए 20% टैरिफ लगाने के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद बीती रात अमेरिका ने तीसरे दिन ईरान पर लगातार हमले किए। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान में अमेरिका ने दावा किया कि उसने बीती रात लगातार 5 घंटे तक ईरान के 6 शहरों में बमबारी की। इस दौरान अमेरिकी फाइटर्स विमानों और अमेरिकी बेस से मिसाइलों के जरिए ईरान के अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार, जास और कोनार्क के इलाकों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने दावा किया कि इन हमलों में ईरान के समुद्री डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने इन इलाकों में हमलों की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और इन हमलों के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान पर इस बड़े हमले का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करना है और उस इलाके पर अमेरिका का कंट्रोल बढ़ाना है। अप्रैल के बाद एक बार फिर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। साथ ही अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों की नाकेबंदी भी शुरू की। ये तस्वीरें अमेरिका कमांड सेंटर सेंटकॉम ने जारी की और दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी और नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने साफ किया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले दूसरे देशों के जहाजों से 20% टैरिफ वसूलेगा। यानी युद्ध के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से कमाई का रास्ता खोज लिया है। And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने क्या तैयारी कर रखी है, चलिए वो भी आपको डिटेल में बताती हूँ। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका फुल कंट्रोल करेगा। अमेरिका का क्या प्लान है वो आपको बता रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका अपना पूरा नियंत्रण चाहता है, यानी उसकी मर्जी से ही जहाजों की आवाजाही हो। गुजरने वाले कमर्शियल शिप से अब 20% की वसूली अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात दुनिया के सामने रखी है। जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर ट्रंप कमाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कमाई करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री मार्ग को कंट्रोल अब अमेरिका करेगा, ईरान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी भी करेगा। तो वसूली का जो खेल है उसको इस तरीके से समझिए कि अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का अब ट्रंप संरक्षक, यानी कि अमेरिका का पूरा कंट्रोल हॉर्मुज स्ट्रेट पर हो। ट्रंप इस दिशा में काम कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर 20% टैक्स लगाने से अब ईरान भड़क उठा है। उसका कहना है कि यहाँ अमेरिका का कोई कंट्रोल ही नहीं, अमेरिका इतनी दूरी पर है, फिर यहाँ कैसे वो टैक्स वसूलेगा। ट्रंप के बयान को ईरान ने संप्रभुता के खिलाफ बताया है, जबरन वसूली और जबरन कब्जा करने की स्ट्रैटेजी बताई है। ईरान का दावा ये कि धमकी ये दी है ईरान ने कि युद्ध की आग में दूसरे देश भी जलेंगे और जानबूझकर अमेरिका इस तरीके का एक्शन ले रहा है ताकि न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़े। और हमारे साथ देखिए खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं और भारत से जुड़े हुए हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ देखिए अलग अलग देशों से लोग जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेता है रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से, यूएसए से लाइव है। पूर्णिमा जी स्वागत है। कर्नल राठौर आपका भी स्वागत है। बेनी बेन्यामिन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आईडीएफ के पूर्व सैनिक हैं इजराइल से।
और साथ ही फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं, सऊदी अरब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आते हुए समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह की स्थिति अभी पूरी दुनिया में बनी हुई है, देखिए थोड़ी दिन वक्त की राहत जरूर मिली, लेकिन एक बार फिर से स्थिति उसी तरीके की है। और अब आरोप ये लग रहे हैं अमेरिका पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, कि जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये पूरा युद्ध शुरू किया था और दोबारा भी इसीलिए युद्ध शुरू किया गया। नहीं, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद नहीं हुआ था ईरान के द्वारा। ये एक ऑब्वियसली फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ आर्मीज एंड द कॉन्वर्सेशंस एंड डिसीजंस, एंड तब उसमें बोले होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कभी बंद कर सकते हैं, लेकिन आज तक ये पहली बार ईरान ने बंद करवाया और पहली बार उनको ऐसे लगा है कि ये तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका को यहाँ से पैसा वसूल करना चाहिए। ईरान क्यों करेगा? आप मुझे बताइए, जो अमेरिका क्यों करेगा दुनिया में पूर्णिमा जी, जाके अमेरिका क्यों करेगा वहां पर पैसा वसूल? अमेरिका तो दादा है ना दुनिया की। अमेरिका जब मदुरो को उठाया, दुनिया के कोई कंट्री बात नहीं किया उसके बारे में, कोई निंदा नहीं जताया, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं उसके हुआ है। तो अगर वो एक स्टेट की लेजिटिमेट लीडर हो, इलेजिटिमेट लीडर हो, वहां पे जाके किडनैप कर सकता है, मार सकता है, डिकैपिटेट कर सकता है, तो अमेरिका तो वर्ल्ड की दादा हो गया ना। तो ये क्वेश्चन क्यों है कि अमेरिका क्यों कर सकता है? आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि माइट इज राइट, आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका के पास ज्यादा डिफेंस बजट है, आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका के पास अमेरिका का इकोनॉमी अच्छा है, उनका मिलिट्री बजट अच्छा है, इनका मिलिट्री नहीं, सुपर बात पावर है, एक्सेप्टेंस की तो है नहीं अमेरिका कुछ मैम, भी कर बात सकता है। एक्सेप्टेंस की नहीं है पूर्णिमा जी। मुझे लगता है कर्नल राठौर इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब देंगे। कर्नल राठौर, मुझे लगता है बात एक्सेप्टेंस से कहीं ज्यादा इस बात को लेकर है कि हर नेशन इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता रहा और अपनी मनमर्जी करता रहा तो फिर क्या रह जाएगा? कर्नल राठौर, आप जवाब दे पूर्णिमा जी को। श्वेता, देखिए, ये बात है इंटरनेशनल लॉ की, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के आदर करने की। बात यहाँ पर है कि जब से ट्रंप साहब ने कहा है कि 20% टैरिफ लेंगे, पहली बात तो उन्हें यही खुद समझ में नहीं आई 20% किसका लेंगे, क्या वो फ्रेट का लेंगे, वो उसका सामान का लेंगे। बहरहाल आज जो ब्राजील के राष्ट्रपति का एक बयान आया है, लूला ड सिल्वा का, ट्रंप के बारे में, उन्होंने कहा ये 20% का बयान जो ट्रंप ने दिया है वो एक तरीके की पायरेसी है। और इसी साथ में अब्बास अरगाची, जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो कहते हैं कि जब हम ले रहे थे तो हम विलेन थे, और जब अमेरिका ले रहा है तो अमेरिका गार्जियन, एंजल गार्जियन कहलाता है। तो ये चीजें, ये दो विरोधाभास हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, चीन का भी बयान आया है कि आप इसे खोलें ताकि लोगों को परेशानी न हो। अब बात यह आती है, क्या हॉर्मुज अमेरिका कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान को डिसलॉज कर सकता तो 100 दिनों में जाने कब कर देता। उसकी वहां एम्फीबियस टास्क फोर्स खड़ी है, उसके 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, लेकिन अमेरिका में इतना साहस नहीं था कि अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे। बिल्कुल, अमेरिका के पास 1 स्क्वायर इंच जमीन नहीं है हॉर्मुज में, तो क्या एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैरते हुए इसको वो पूर्णिमा जी से समझने की कोशिश करते हैं। बताइए पूर्णिमा जी। जी, पहली बात तो ये है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका का मंशा क्या है और ट्रंप कौन है। ट्रंप के लिए अमेरिका को यहाँ पे लिटरली दुनिया को दिखाना है कि आई एम द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। अब कौन उनके लिए वोट किया वो फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका को टक्कर देने वाले दुनिया में कोई है नहीं। अगर कोई टक्कर दे रहे हैं तो उनको डेसिमेट करा जाएगा। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करा जाता है वो है फ्लैटन देम।
ये गाजा के समय भी बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। द प्रॉब्लम इज अमेरिकाज इंटेंशन। उनको डोमिनेंस चाहिए, उनको बिल्कुल। कंट्रोल चाहिए, उनको आपके ट्रेड राउट, सप्लाई चेन, आपकी रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहिए। दुनिया के हर कोने में अमेरिका का दबदबा चाहिए। आप मुझे बताइए, जब मधुरो को उठाया गया, जब आयतुल्ला को मारा गया, जब बोले गए थे क्यूबा को वी आर गोइंग टू टेक क्यूबा, देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री हु हैज स्पोकन अबाउट इट। बड़े बड़े नहीं कंट्री, नहीं आपके ऐसा कंट्री नहीं के है लीडर पूर्णिमा भी जी, उसके मुझे बारे में लगता है कुछ नहीं कि बोला। आज सिर्फ कई ऐसे हरमूज के देशों बारे से, में आपने बात देखिए कर रहे ट्रम्प हो ने कहा कि क्योंकि नेटो से हमें सहयोग नहीं मिला, रशिया और चीन ने भी खुलकर अपनी बात रखी, हिंदुस्तान ने भी अपनी जो हिंदुस्तान की रणनीति है उसको सामने रखा। ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी कहते और कुछ भी करते हैं, वो बाकी देश शायद उस तरीके से नहीं करते और नहीं करना चाहते भी हैं। मैं आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर आसिफ रमीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज, ये मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रियों के लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि देखिए ईरान लगातार अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है, उन कंट्रीज में, उन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अगर प्रोडक्शन प्रभावित होता है वहां से, क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई अलग अलग देशों को होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टैरिफ लगाने का मतलब है सप्लाई में डेफिनेटली कमी आना, उसका असर इन बाकी देशों पर भी पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका असर जो है इस रीजनल एस्केलेशन की वजह से, इस रीजन में तेल के दाम हो या इस इधर की शांति हो या एक स्टेबिलिटी हो, उन तमाम चीज़ों पे उसका सीधा असर दिखता है और इस बात को ईरान समझता है। जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल लॉज के वायलेशन का, तो अगर अभी देखा जाए कि किस तरीके से एक डी एस्केलेशन के लिए डायलॉग शुरू हुआ और 60 दिन की बात आई कि उसमें मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये हॉर्मुज जो चलता रहा और हॉर्मुज पे किस तरीके से 3 जहाजों पे फिर अटैक्स हुए, फिर उस पर रिटेलिएशन हुआ, ये एक सिलसिला चलता गया, बढ़ता गया और इस इलाके में जो अशांति है वो कहीं ना कहीं फैलती चली गई। ये जो अब सीज फायर के लिए आप तैयार तो हो गए थे, चले आपके ऊपर शुरू में जो भी हुआ, आपने कहा रिटेलिएशन कर रहे, ईरान की बात में कर रहा हूं, तो अगर रिटेलिएशन हुआ तो सीज फायर के लिए तो आप ही तैयार हुए। सीज फायर पर तैयार होने के बाद आपके हिसाब से, और सारे पैनलिस्ट इस चीज को मानेंगे और सारी दुनिया जानेगी, ईरान के हक में ये बहुत ही अच्छा मेमोरेंडम था और उसको और इसीलिए वो तैयार भी हुआ। जब आप तैयार हो गए तो फिर आपने 3 जहाजों पे क्यों अटैक किया? फिर आप अगर इसके 2 पहलू हैं, एक पहलू तो ग्लोबल पहलू है जिसमें अभी पूर्णिमा जी भी कह रही थी कि वो वेनेजुएला और दूसरे तमाम इस पे कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, उसमें चले अमेरिका को जो रोल है वो देखने को मिलता है और समझ में भी आती है और वो ऐसा क्यों कह रही है। दूसरा जो पहलू है वो है रीजनल पहलू। रीजनल पहलू की बात मैं करता हूं, उसमें मैं बताऊंगा कि मिडिल ईस्टर्न और जीसीसी कंट्रीज का जो आसपास का इलाका है और ईरान के जो नेबरलीनेस और नेबरहुड कंट्रीज हैं, जिसपे कहीं ना कहीं एक हैवॉक क्रिएट किया है और हर तरीके के वायलेशन आज ईरान कर रहा है। और लेकिन प्रोफेसर आसिफ, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो ईरान का स्थिर होना, ईरान का शांत होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसका असर तो बाकी देशों पर भी पड़ ही रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है और ईरान का शांत होना जरूरी है और अभी ऐसा लग रहा था कि सीज फायर के बाद वो शांत होगा, लेकिन अशांति की जो फैलती चली जा रही है उसकी जो एक सबसे बड़ी वजह ये हो लग रही है, ऐसा देखने को भी मिल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में भी और समझ में भी आ रहा है कि ईरान को अब ऐसा लग रहा है कि इसी बहाने, एक तो उनके जो अभी सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, अब सीज फायर की बात चल रही है तो बदले की बात अचानक से कहा कि 2 चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती। जैसे इंडिया कहता है ना कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के इसमें, तो सीज फायर और बदला दोनों एक साथ कैसे चलेगा? एक बात तो ये हुई। दूसरी बात उसको ये लगता है कि यह एक अच्छा मौका है अपनी हेजेमनी इस रीजन में बनाने की। मैं रीजनल और ग्लोबल दोनों की बात कर रहा हूँ। जरा सा मैं 10 सेकेंड और ले लूं। इस रीजन में जो अपनी हेजेमनी बनाने के लिए वो ये चाहता है कि अच्छा मौका है हॉर्मुज के जरिए पूरे जीसीसी कंट्रीज में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए एक हैवॉक क्रिएट करो। लेकिन कुल मिलाकर के इतना जरूर है सर, इतना जरूर है, आप तीनों पैनलिस्ट इससे सहमत होंगे कि एक बार फिर से वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और बाकी पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एक मुश्किल की घड़ी जरूर इस वक्त फिर से खड़ी होती हुई नजर आ रही है। बहुत छोटा छोटा कमेंट आप तीनों से चाहूंगी। कर्नल राठौर, सबसे पहले आपके, अब यहां से युद्ध को कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से? यहां से युद्ध को मैं एस्केलेट होते देख रहा हूं। जिस तरीके का पिछले 3 दिनों में
टारगेट्स इंगेज हुए, करीब 600 टारगेट्स पे बमबारी हुई है। अब इसके बाद क्या है, ये तो यहाँ ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा या ईरान के पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा। आज एक डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया है अमेरिका ने। अब फर्ज कीजिए कि इसी के बदले में अगर ईरान जो है गल्फ कंट्रीज के डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करता है तो वहां त्राही त्राही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, गल्फ यूएसए के कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से आप बताएं, युद्ध को क्या देख पूरी रही हैं? पॉपुलेशन, डोनाल्ड ट्रंप का अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत ही विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी बयान उनके आते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। क्या, कैसे आप देख रहे हैं अब इस स्थिति को? जी, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बना दिया उन्होंने। मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि आर्टिकल 5 क्या है एमओयू में जो साइन किया है। मैं कोट एंड कोट पढ़ना चाह रही हूँ। उसमें लिखा है कि ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज of commercial vessels with no charge for 60 days only for the from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa. इसका क्या मतलब है? पर्शियन गल्फ टू सी ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान जो है और इसका वाइस वर्सा में जो भी वेसल जाएंगे ईरान विल मैनेज। उसमें जो अभी जो सुनने में आता है कि नैरेटिव ये बनाया गया है कि इस बार ईरान ने अटैक किया वेसल्स को। बट मुझे बताइए, जो एमओयू के हिसाब से जो भी वेसल्स वहाँ पे जाना होता है, आना होता है, ईरान के कंट्रोल में वो पैसेज था। बिल्कुल। एक छोटा सा प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा वक्त कम है पूर्णिमा जी, माफ कीजिए, वक्त थोड़ा कम है। प्रोफेसर आसिफ, आप बता दें अपना आखिरी कमेंट। मैं उसमें यही कह रहा हूँ कि ईरान ने, अभी जो मैडम कह रही उसी के हवाले से कह रहा हूँ, ईरान ने यहाँ तक ओमान से जो उस पे हॉर्मूज पे बिल्कुल साथ साथ है, ओमान उसके दोस्तों में रहा, मीडिएटर्स में रहा, ओमान तक पे अटैक कर दिया। तो इससे ये एस्केलेशन तो दिख ही रहा है। लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग डिप्लोमेसी से निकलना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और इस बार पिछली बार की तरह नहीं कि निर्णायक स्थिति पर बिना पहुंचे जिस तरह से एमओयू हुआ उसका हश्र क्या हुआ हमने देखा। इस बार उम्मीद है कि निर्णायक स्थिति पर पहुंचने के बाद ही समझौते की बातचीत की टेबल पर ये दोनों देश आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।